अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीडीएम अपोजिशन जमातों की लॉन्ग मार्च और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियो के बीच में मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से और साबका कोऑर्डिनेटर मरकज़ी बराए हज़ारा डिवीज़न है। वेलकम सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं आलमगीर ख़ान साहब, मेंबर पंजाब कौंसिल हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। वेलकम सर। और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलक सनाउल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि क्या जो पीडीएम है और ये जो लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ है, ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शेख साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया और गुफ्तगू करने का मौका मैसर किया आपने। देखें जी, पीडीएम जो है वो बड़े अरसे से इस सोच विचार में है कि हम किसी न किसी तरीके से कोई हर्डन गवर्नमेंट के लिए पैदा करें। शुरू दिन से ही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में पिछले कोई 1.5-2 साल से तो बड़ी वो एक्टिव वो एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा मतलब कोई मुश्किलात में इजाफा या किसी भी तरीके से कुछ कर सकें। असल में ये जो कुछ भी जो प्लानिंग हो रही है पीडीएम की तरफ से, ये जो उनकी अपनी करप्शन है, ये उनको छुपाने के लिए सारे मामलात को अंडर कारपेट कुछ डील करने के हवाले से गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने के हवाले से हो रही है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी और किसी भी तौर पे गवर्नमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामला जो है ना जी, वो बहुत इस वक्त वो एक ठीक है, एक महंगाई का एक बड़ा एक वो है, लोगों पे बड़ा प्रेशर है। खान साहब के पास जाऊँगा। खान साहब, ये बताइएगा कि डील की खबरें पहले से आनी शुरू हो गई हैं कि हुकूमत और पीपल पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके दरमियान कोई बैठक भी हुई है और कोई डील हो चुकी है। तो सर, अगर डील हो चुकी है तो फिर ये लॉन्ग मार्च या पीडीएम कैसे हुकूमत को टफ टाइम देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीक साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे याद फरमाया है अपने स्टूडियो में। असल में ये जो डील की ख़बर है, ये कल मेरी भी नज़र से गुजरी है। डील वो ख़बर ये थी कि जी पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की आपस में डील हुई है और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी आप 27 को जो लॉन्ग मार्च शुरू करें बाज़ार कायस है, रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे और आप जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आप 1-2 दिन अगर रहना भी चाहते हैं तो आप रह सकते हैं और हम पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। ये कल के अखबार की जो ख़बर है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर आप पीडीएम कोई अदम एतमाद की कोई करारदाद लेकर आती है पार्लियामेंट में, तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने मदद मांगी है कि फिर आपका जो रोल होगा, जिस तरह माजी में भी वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये असल में ये तो अखबारी ख़बरें हैं। और डील के बारे में ये भी मैं वो ख़बर पढ़ रहा था कि जी मुल्तान में चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जो है ना मुल्तान में थे, तो पहले चीफ मिनिस्टर आए, फिर उसके बाद एक सीनियर वज़ीर है वो भी आए। मतलब ये एक रूमर है, एक ख़बर है जो अखबारों में भी आ रहा है। तो मैं वैसे ये तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि पीडीएम आया 23 मार्च को जो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है वो क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि पीपल्स पार्टी ने आज तक कभी ऐसा कोई डील नहीं किया है और फिर यही कहा जाता है पीपल्स पार्टी के बारे में कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है। मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, मियाँ साहब बहुत एक्टिव हैं और वो एक बड़े अरसे के बाद बड़ी नाराज़गियों के बावजूद चौधरी बरादरान के घर पहुँचे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद जो है ये किस हद तक कामयाब हो जाएगी और क्या पीपल पार्टी इस दफ़ा भी आपका साथ देगी? शुक्रिया सदीक साहब। सदीक साहब, हर चीज़ जो थी ना, पाकिस्तान के जितने हालात टफ हो चुके हैं और जितनी महंगाई और ये ख़ास तौर पर रात को जो 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा है,
बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत इस हद तक कमजोर और इसकी जो स्टाइल हो चुका है इस हद तक बुरा हो चुका है कि अब लोगों के लिए जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई। मियां नवाज शरीफ ने ये कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सियासत में कोई जातियात नहीं होती। अगर चौधरी बिरादरान के साथ हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है, ये एक सियासत है। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को इस बुरान से निकालने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल करने के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं। और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पूरी जो पीडीएम है वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें, इस नाजायज हुकूमत से पाकिस्तान का खात्मा करें। इस गरीब के मुंह से नवाला भी छीन लिया है इस हुकूमत ने। अब ये कहते हैं, बड़ी आराम से कह देते हैं कि जी थोड़ी सी महंगाई हो गई। भाई और क्या होना है जब एक गरीब बंदे के लिए 15 से 17 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। अब लोगों ने बच्चों को स्कूल से स्कूल भेजना छोड़ दिया है, अब उनकी रोटी भी पूरी नहीं हो रही। कैसे करेगा मुल्क हमारा तरक्की जब लोगों के पास रोटी के भी पैसे नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ काम नहीं हो रहा। तो ये मियां नवाज शरीफ ने तो सीधी सेब पे मुल्क को लगाया था। आज बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान आ गए, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इंशाल्लाह पीडीएम जो है पूरी हर चीज पे टाइम लगता है सदीक साहब, पूरी प्लानिंग के साथ पीडीएम आ रही है मैदान में और इस नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए बड़े जबरदस्त प्लान कर लिया मियां नवाज शरीफ ने, पूरी पीडीएम की जमातों ने। और इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी है, हर पार्टी जो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, तो पीपल पार्टी अगर इस मजलूम कौम के लिए निकलेगी तो इंशाल्लाह इस दफा हमें पूरी उम्मीद है कि पीपल पार्टी मिल के अपोजिशन जमातों के साथ इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगी और पीडीएम के साथ मिल के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगी। जी मलिक साहब, कुरैशी साहब के पास जाऊँ। कुरैशी साहब, ये थोड़ी सी महंगाई क्या होती है? रात को पहले पीएम साहब समरी रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर कौन सी ताकतें हैं, लेकिन कुछ ही मिनट्स और घंटे के बाद 12 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत, वो उसका नोटिफिकेशन वजारत ख़जाना से आ जाता है। तो सर ये क्या चल रहा है अवाम के साथ? ये किस तरह का मजाक हो रहा है या क्या चीज़ है? पीएम साहब जो है वो उनका अंडर कंट्रोल चीज़ें नहीं है कि वो एक चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, लेकिन उसके बावजूद प्राइसें बढ़ जाती हैं। चौधरी साहब, मेरे दोस्त मलिक साहब ने फरमाया जो भी मुश्किलात हैं इस वक्त कौम को दरपेश, उनका उन्होंने बिल्कुल तफसील से 4 चीज़ें बताई, लेकिन उसकी रीज़न जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की कि इसकी रीज़न क्या है। आप मुझे बताइए कि 30 साल तक, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 3.5 साल हुए ना जी, 30 साल तक हुकूमतें कौन लोग करते रहे और उसका खमियाजा जो है ना जी वो आज हम भुगत रहे हैं। मतलब ये मैं कोई रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ कि उन पे मैं डाल रहा हूँ मलबा करूँगा, लेकिन इन 3.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख के बुलंद तरीन कर्जे भी तो लिए हैं सर। नहीं, कर्जे दिए हैं, मैं उस चीज़ का मतलब मैं ऑन करता हूँ ना, कर्जे लेके हम पिछले जो कर्जे थे ना जी उनके सूद अदा कर रहे हैं। अब ये भी अंदाजा लगा लेना, पिछले जो कर्जे उन्होंने हुकूमतों ने लिए हुए उसके सूद के पैसे हम कर्जे लेके अदा कर रहे हैं। तो मतलब हमारे तो बच्चों को भी गिरवी जो है ना जी, वो ये जो 20 साल 25 साल जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने हमारे आने वाली नस्लों को भी गिरवी रखवा दिया है। तो मतलब हमारे, मैं खुद इस चीज़ को मैं ऑन करता हूँ कि हमारे मुल्क की मईशत जो है ना जी वो इस वक्त चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, मेरा ख्याल में शायद अगले कोई 10 से 15 साल तक सर्वाइव करने के काबिल नहीं है। कोई भी हुकूमत है वो सर्वाइव नहीं कर इसका क्या सोल्यूशन है? कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे होंगे तो फिर आया हुकूमत सर्वाइव करेंगी या मुल्क तरक्की करेगा? देखें, मैं इस चीज़ का मैं इतराफ़ करता हूँ कि हमारी जो हुकूमत वक्त है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो भी प्रॉपर तरीके से ना जी उसको, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम जो है ना जी उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं या क्या, मतलब मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन कहने में इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान नाकाम हो गए या इमरान खान अगर नाकाम हुए तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास हमारा सिस्टम नाकाम होगा, हमारी जो कौम की बड़ी बदनसीबी होगी अगर इमरान खान नाकाम हुए। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इमरान खान से बिल्कुल पूरी कभी उम्मीद है। उसके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं दायरे के अंदर, मैं बिल्कुल आपके चैनल पे बैठ के ये इतराफ़ करता हूँ कि माफिया के साथ भी इमरान खान की लड़ाई शुरू है और इमरान खान अपने इर्द गिर्द बैठे हुए माफिया के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो अपने इस
نیک مقصد میں ہمارے اندر آنے والی نسلوں کے لیے وہ اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہوگا عمران خان انشاءاللہ۔ خان صاحب مجھے بتائیے گا، قریشی صاحب مافیا کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ جس مافیا کے خلاف انہوں نے ایک کمپین شروع کی تھی، جو انہوں نے ایک بیس بنا کے الیکشن کے بیچ میں آئے تھے، آج وہ مافیا ان کی پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان سے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو سر یہ قریشی صاحب نے اصل میں جو بات کی نا کہ اس کے ارد گرد جو ٹیم ہے، تو وہ ٹیم کے میرے خیال 2-3 دن پہلے کوئی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کی ہے بہترین کارکردگی پہ، وہ 10 بندوں کو تو بہترین کارکردگی کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ وہ اصل میں یہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں نا، اس میں مافیا بیٹھی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو الیکٹیبل تھا نا، اصل میں یہ اس وقت کلیئر ہو گیا تھا جب بہت سارے مختلف پارٹیوں سے یا جو مختلف پارٹیوں سے لوگ ناراض تھے وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے نا، تو وہ سارے مافیا تھے۔ اور پی ٹی آئی میں اس وقت جو میں بہت سارے لوگوں کا نام آپ کو بتاؤں گا جو قبضہ مافیا ہے، جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی جس طرح عمران خان کا ایک بڑا ایک نعرہ تھا جب اپوزیشن میں تھا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ مہنگائی تو ہو گئی ہے، مہنگائی تو یعنی عمران خان کی حکومت نے مہنگائی کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ہے نا۔ میرے خیال میں یہ اب جس طرح قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان مطلب فلاپ ہو گیا تو پھر آگے کوئی امید نہیں ہے، تو کیا عمران خان کو کتنا وقت دیا جائے؟ مطلب یہ کہ عمران خان نے تو اقتدار میں آتے ہی پہلے مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، پھر کرپشن پہ سیاست کرتا رہا، پھر بہت سارے لوگوں کو پولیٹیشن کو وکٹیمائز کیا گیا، پھر ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، اور آج خود اسی سسٹم پہ اسی اپنے اس پہ آ رہے ہیں کہ وہ خود یہ ایڈمٹ کریں کہ جی ہم ان سے پیسے نہیں نکلوا سکے، جو قومی خزانہ لوٹا گیا تھا وہ بھی واپس نہیں لا سکے، اور ان کو سزائیں بھی نہیں دے سکے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں، جو کرپٹ بھی تھے، چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، ان کے حکومتوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے، اتنے قرضے نہیں لیے گئے ہیں جتنا عمران خان نے قریشی صاحب کے بقول کہ جی یہ ماضی کی حکومتوں نے جو کرپشن کی ہے، جو ملک کا خزانہ لوٹا ہے، یا جو قرضے لیے گئے ہیں ان کو اب وہ پے کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے بھاری بھرکم قرض لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم تو بہت اس میں قرضوں کے نیچے آ گئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب جو اس حکومت نے انتہا کر دی نا پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کا، جو ہے نا، آپ جو نئی حکومت آئے گی تو میرے خیال میں وہ بھی یہی کہے گی کہ عمران خان کے جو غلط پالیسیاں تھی اس نے ملک کو جو ہے نا دیوالیہ کر دیا، اور پھر میرے خیال میں ہم سب یہ مانیں گے کہ واقعی اس کے دور میں مہنگائی تو تھی، اور پھر آنے والی حکومت کے اس دعوے سے ہم یا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور ہر پاکستانی یہ مانتا ہے کہ اس وقت ایک جو غریب آدمی ہے وہ انتہائی مشکل میں زندگی گزار ہے۔ جی میں ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، قریشی صاحب ہیں، یا باہر ہم سنتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے قرضہ لیا ہے اور اس کو واپس کرنے کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں۔ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ تاریخ کے بلند ترین قرضے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لیے ہیں، آپ نے سر اپنے دور میں کتنے قرضے لیے تھے کہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ گورنمنٹ قرضے لے کے اور ابھی تک اسی رونا جو ہے وہ رو رہی ہے کہ جی پچھلے قرضوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھ صاحب یہ بدقسمتی ہے قریشی صاحب کو، اچھا مان لیا کہ 30 سال جو پچھلی گورنمنٹیں رہی ہیں انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے مہنگائی کی، انہوں نے سارا کچھ کیا، اچھا ابھی آپ 3.5 سال میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 3.5 سال ملے۔ اچھا چینی تو ابھی بھائی میرے مہنگی ہوئی ہے، ابھی 50 روپے سے 150 روپے پہ گئی ہے، اس کا پچھلی گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ گھی ابھی 120 روپے سے 400 روپے لیٹر ہو گیا ہے، اس کا پچھلی مہنگائی پچھلی گورنمنٹ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بدقسمتی ہے، ان کو ان کی پوری ٹیم ناکام ہے، پرائم منسٹر کو خود کام کرنا نہیں آتا، پوری ٹیم ان کی جو سارے ڈاکو چور انہوں نے کیبنٹ میں بٹھا لیے۔ ملک صاحب وہ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ملک صاحب ایکسپٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے وہ مافیا کے قبضے میں ہیں، ان کے ساتھ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے، پچھلی گورنمنٹ نے جو قرضے لیے نا، آپ کے چند ملکوں میں موٹر وے جس میں پاکستان میں سب سے بڑی موٹر وے ہے، پھر پاکستان
کو मियां नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, फिर पाकिस्तान में यूरोप जैसा स्टैंडर्ड दिया, ऑरेंज लाइन दी, मेट्रो लाइन दी, गरीब के लिए लैपटॉप निकाला, येलो कैब स्कीम निकाली, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। मियां शहबाज शरीफ 7 बजे हॉस्पिटल का विजिट पे होते थे और MS जो होता है वो मौजूद होते थे 8 बजे वहाँ हॉस्पिटल में। ये मियां नवाज शरीफ का कसूर है कि मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, कराची से दहशत गर्दी का खात्मा किया। ओवरऑल पाकिस्तान में कितनी दहशत गर्दी थी, हर हफ्ते एक बम ब्लास्ट होता था, उसका खात्मा किया। ये मियां नवाज शरीफ का कसूर है। मियां नवाज शरीफ ने तो इनकलाबी काम किए जो आपके इंडिया में भी नहीं है, जो बांग्लादेश में नहीं है, जो ईरान इराक आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में नहीं है, उसने तो इनकलाबी काम किए। ये एक काम बताएं, मुर्गियां और अंडे के अलावा कुरैशी साहब बताएं कि इनकी गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनकलाबी काम किया और जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड यूरोप या अमेरिका के साथ हो। हमने तो वो करके दिखाया है। अभी आप ऑरेंज लाइन और मेट्रो पे सफर करें तो आपको महसूस होगा कि आप स्टेशन पे खड़े हैं, यूरोप के किसी स्टेशन पे खड़े। मलिक साहब, एक ब्रेक के बाद पूछेंगे कुरैशी साहब से कि वो कोई अपने बड़े मंसूबे, बड़े कारनामे बताएं। जब आप जिक्र कर रहे हैं कि मुर्गी और अंडे के अलावा उन्होंने कोई प्रोजेक्ट, कोई काम या कोई मंसूबा नहीं किया, तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सर, कुरैशी साहब से पूछते हैं।